गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स। तो इसमें पहला टॉपिक आज हम पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें से इन 23 पेयर में से 22 पेयर ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जबकि एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। ये जो वन पेयर है यही सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। अब मेल जो है इसमें देखिए एक्स वाई दो अलग अलग तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। 22 ऑटोसोम्स दोनों में सेम है। फीमेल के अंदर ये सेम है एक्स एक्स क्रोमोसोम। पीछे भी हमने पढ़ा कि जब गैमेट्स बनते हैं तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट हो जाते हैं। तो मेल से दो अलग अलग तरह के गैमेट्स बने, एक्स टाइप के और वाई टाइप के, और फीमेल से जो गैमेट्स बने वो एक ही टाइप के बने। फीमेल गैमेट को एग कहते हैं और मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं। जब इन दोनों की फर्टिलाइजेशन हुई तो जाइगोट बनता है। अब अगर ये एक्स स्पर्म एक्स ओवम के साथ फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स आएंगे, और एक्स एक्स क्रोमोसोम्स आने से जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसका सेक्स फीमेल होगा। लेकिन जब ये वाई स्पर्म एक्स एग के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा तो एक्स वाई क्रोमोसोम आएंगे, और जो मेल बनेगा इससे मेल सेक्स बनेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है ह्यूमन बीइंग्स में वो मेल के ऊपर निर्भर करता है, ना कि फीमेल के ऊपर। अब नेक्स्ट टॉपिक इवोल्यूशन पढ़ते हैं हम। इवोल्यूशन होता क्या है? इवोल्यूशन जो है ये स्लो एंड स्टेडी चेंज होता है ऑर्गेनिजम्स में, और इससे फिर क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनती है फ्रॉम सिंपल फॉर्म। अब इवोल्यूशन फैक्टर्स पढ़ते हैं कि किस किस वजह से इवोल्यूशन होता है। पहला फैक्टर जो है वो इसमें हो सकता है नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि नेचर सिलेक्टिव एडवांटेज प्रोवाइड करता है कुछ वेरिएंट्स को ओवर अनदर वेरिएंट्स। अब यहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब एक पॉपुलेशन है रेड बीटल्स की और वो ग्रीन बुशेस में है। अब ग्रीन बुशेस में ये रेड बीटल्स आसानी से दिखाई दे जाएंगी और इनको क्रोस खा लेते हैं आसानी से। अब दूसरी अगर ग्रीन कलर की बीटल्स हैं, इनमें किसी तरह से वेरिएशन हो गई रेड बीटल्स में, और एक आध बीटल ऐसी हो गई जिसका ग्रीन कलर था, तो ग्रीन कलर की जो है बीटल वो बुशेस में ज्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देंगे क्रोस को, क्योंकि ग्रीन कलर बीटल का हो गया और ग्रीन कलर ही बुशेस का हो गया। तो इसलिए इनको सर्वाइवल एडवांटेज मिलेगी, और फ्यूचर में क्या होगा? सिर्फ ग्रीन वंस दे विल सर्वाइव। अब सेकंड फैक्टर जो है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट? कुछ चेंजेस आते हैं जीन फ्रीक्वेंसीज में, और वो स्मॉल पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसीज में ही आते हैं ड्यू टू रैंडम सिलेक्शन या फिर चांस फैक्टर की वजह से। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अब ऊपर हमने पढ़ा कि कलर वेरिएशन ग्रीन थी, ये सर्वाइवल एडवांटेज था। अब अगर इससे भी अलग तरह की वेरिएशन आ गई कलर की, कुछ बीटल्स ब्लू कलर की हो गई, और एक एलिफेंट आया। एलिफेंट ने क्या किया? बुशेस पे पैर रखा, और बाय चांस ऐसा हो गया कि जो रेड बीटल्स थी वही मारी गई और सिर्फ ब्लू बच गई, तो ब्लू की ही प्रोजीनी आगे बढ़ेगी। अब एक और सिचुएशन है, थर्ड सिचुएशन ऐसे हो सकती है कि बुशेस जिन पे बीटल्स सरवाइव कर रही थी, जिन पे फीड कर रही थी, अगर उनमें कोई प्लांट डिजीज आ जाती है तो बीटल्स जो हैं वो पुअरली नरिश्ड होंगी और उनका जो एवरेज वेट है वो कम हो जाएगा। लेकिन कुछ जनरेशन्स के बाद क्या होगा? जब प्लांट डिजीज खत्म हो गई तो जो ये बीटल्स हैं दे विल बी अगेन ऑफ सेम वेट। इसको हम इस डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। ये फर्स्ट केस है जब
रेड बीटल्स के बीच में एक ग्रीन आ गई और ग्रीन को सर्वाइवल एडवांटेज मिल गया नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू। ये देखो सारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रीन बीटल्स की सर्वाइव करेगी ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। सेकंड था जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसमें ये कलर वेरिएंट ब्लू कलर आ गया और ये एलिफेंट फुट पड़ने से क्या हुआ, सारी की सारी ये रेड बीटल्स खत्म हो गई और ब्लू सर्वाइव की। तो बाय चांस ऐसा हुआ कि ये कलर वेरिएंट ब्लू आ गया यहाँ ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। और तीसरा ये न्यूट्रिशनल फैक्टर है कि बुशेस में जब डिजीज लग गई तो इनको न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिला, अंडरवेट थी, और कुछ जनरेशंस के बाद जब डिजीज खत्म हो गई तो दे हैव गेन्ड द सेम वेट एंड दे आर ऑफ सेम वेट। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स जैसा कि नाम है, इनहेरिटेंस से बना है ये वो ट्रेट होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर आते हैं और ये ट्रेट जीन्स के थ्रू कंट्रोल्ड होते हैं, डीएनए के थ्रू ये ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जैसे कलर ऑफ आई है ब्लू, ब्लैक, ब्राउन कलर, और ये कलर जो है जैसे हमारे पेरेंट्स की आईज होगी उस पर डिपेंड करता है। ऐसे ही हाइट है, स्किन का कलर है, ये भी जैसे हमारे पेरेंट्स की स्किन का कलर होगा, उनकी जैसी हाइट होगी, उसी के अकॉर्डिंगली हमारी भी हाइट होती है। अब एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होते हैं? एक्वायर्ड जो हमने एक्वायर किए यानी के, और दे आर डेवलप्ड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, डीएनए में या जीन्स में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, आप पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आपकी होगी वो ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ना या लिखना आता होगा। ऐसे ही अगर मान लो आपकी लेग टूट गई तो ऐसा नहीं है कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो टूटी हुई लेग वाली ही होगी। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ अर्थ पे कैसे आई, कैसे ओरिजिन हुआ? सबसे पहले हमने डार्विन की थ्योरी पढ़ी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है ये, और इस थ्योरी से हमें ये पता चला कि हाउ लाइफ इवोल्व्ड फ्रॉम सिंपल टू मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े और उससे हमें ये मैकेनिज्म पता चला इनहेरिटेंस का, कि ट्रेट्स जो हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं, कैसे उनकी इनहेरिटेंस होती है। लेकिन इन दोनों में से कोई भी हमें ये नहीं बता पाया कि लाइफ अर्थ पे फर्स्ट प्लेस पे कैसे स्टार्ट हुई। ये एक्सपेरिमेंट किया हाल्डेन ने, जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, बाद में इंडियन सिटीजन बन गए। 1929 में उन्होंने बताया कि लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो कि उस टाइम पे जब अर्थ, जैसे ही अर्थ बनी उस टाइम पे सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। उसने स्पेकुलेट किया कंडीशंस को अर्थ पे जो उस टाइम थी, which were far from the conditions we see today। अब तो ऑक्सीजन है अर्थ पे, पहले ऑक्सीजन नहीं थी, एनऑक्सीजेनिक था एटमॉस्फेयर। तो अब फर्स्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो इट वुड अराइज फ्रॉम फर्दर केमिकल सिंथेसिस, यानी कि केमिकल इवोल्यूशन पहले हुआ और सिंपल मॉलिक्यूल्स बने, उनसे फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बने, और केमिकल इवोल्यूशन के बाद फिर फर्दर इवोल्यूशन हुआ है। अब हाउ डिड दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अराइज, कैसे बने ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? इसके लिए स्टैनले, मिलर एंड यूरे ने 1953 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने ऐसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जो जब अर्थ बनी थी, अर्थ का जब ओरिजिन हुआ था, जब कंडीशंस थी। तो उन्होंने क्या किया, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, इनको, इन गैसेस को वाटर के अंदर मिक्स किया और टेम्परेचर को जस्ट बिलो 100 डिग्री मेंटेन किया, और स्पार्क इसमें पास की। स्पार्क को लाइटनिंग के बराबर देखा जा सकता है, माना जा सकता है इसको,
और एट द एंड ऑफ ए वीक क्या हुआ कि 15% जो कार्बन थी, मीथेन में ही कार्बन थी, ये जो हमने लिए थे इनमें, तो वो कार्बन जो थी वो सिंपल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जिनको हम अमाइनो एसिड कहते हैं, उनमें कन्वर्ट हो गई, और अमाइनो एसिड से फिर फर्दर बनते हैं प्रोटीन्स। थैंक यू सो मच।